हेलो बच्चों, हम आज अपना पाठ 4 जो गिल्लू है उसमें से व्याख्या करने वाले हैं और उसके गद्यांशों के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर भी हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम केवल 2 ही गद्यांश लिखेंगे। मैंने उनको संक्षेप में यहाँ लिख दिया है, पहला और दूसरा गद्यांश। तो हम इसकी पहले व्याख्या करते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं, ग्रुप सिर्फ आप एक ही बार लिखेंगे और व्याख्या हम इसके अब करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। जो पहला गद्यांश है उसमें लेखिका कहती हैं कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। लेखिका महादेवी वर्मा यहाँ पर कह रही हैं कि उनके घर में जो सोन जूही की लता है, आज उसमें एक पीली कली लगी हुई है। उस पीली कली को देखकर महादेवी वर्मा जी को अनायास ही उस लघु प्राणी की याद आ जाती है, जिसे उन्होंने कोहों से बचाकर 2 वर्ष तक अपने पास रखा और उसका ध्यान रखा, उसका पालन पोषण किया। और उस छोटे जीव का स्मरण हो आते ही महादेवी वर्मा जी को सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि किस प्रकार से वह इसी सोन जूही की सघन हरियाली में बैठकर छिप जाता था और वहाँ से बाहर निकलकर मेरे पास आता था, मेरे कंधे पर चढ़ता था, उछल कूद मचाता था और हमेशा मुझे चौंका देता था इस लता में से निकलकर। तब मुझे कली की खोज रहती थी कि उस समय मेरा क्या वो रहता था। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि उस समय मैं सोन जूही की लता पर क्या खोजती थी, किसको ढूंढना चाहती थी कि कोई पीली कली इस पर लग आए। लेकिन नहीं, आज जब इस पर वह पीली कली लग आई है तो मुझे इसकी नहीं बल्कि मुझे तो उस लघु प्राणी की खोज है। मैं तो उसे ढूंढना चाहती हूँ जो इस समय मेरे पास नहीं है। वह छोटा गिलहरी का बच्चा मुझे स्मरण हो आया है, मैं उसी को आज खोजना चाहती हूँ। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है कि पाठ का नाम और लेखिका का नाम, वो हम लिख देंगे। पाठ का नाम गिल्लू, लेखिका का नाम महादेवी वर्मा। रेखांकित अंश की व्याख्या जो मैंने आपको अभी करके बता दी है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है इसमें कि लेखिका को अनायास ही किसकी याद हो आई। तो किसका स्मरण हो आया था लेखिका को? छोटे लघु प्राणी यानी कि किसका? लघुकाय प्राणी गिल्लू का, गिलहरी का। कौन लेखिका को चौंकाने के लिए ऊपर आ गया था? कि शायद वह लघुकाय प्राणी गिल्लू ही लेखिका को चौंकाने के लिए पीली कली के रूप में ऊपर आ गया था। ठीक है, ये हमारा पहला पैराग्राफ है, पहला गद्यांश है। इसकी व्याख्या और प्रश्न हम कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जो दूसरा गद्यांश है उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। लेखिका कहती हैं कि यह काकभुशुंडी भी बड़ा विचित्र पक्षी है। काकभुशुंडी कहते हैं कौवे को, कि यह जो कौवा है यह एक बड़ा ही विचित्र पक्षी है। एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित, अति अवमानित, कि एक समय पर ही यह बड़ा आदरित भी, हम इसका आदर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और इसका बहुत ज़्यादा अपमान भी करते हैं। तो आगे लेखिका कहती हैं, हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के और न ही हंस के। लेखिका क्या कहती हैं कि यह जो पक्षी है काकभुशुंडी है, यह जो कौवा है, बड़ा ही क्या है, ये विचित्र है। एक समय में भी क्या है, ये समादृत भी है और अनादृत भी है। लेखिका आगे कहती है कि हमारे देश में अनेक सुंदर सुंदर पक्षी जैसे गरुड़ है, हंस है, मोर है, लेकिन हमारे बेचारे पुरखे जो हैं इनमें से किसी के रूप में नहीं आते। वो हमारे सामने पितृपक्ष में किसके रूप में आते हैं? केवल कोई के रूप में आते हैं। कि उन्हें पितृपक्ष में अगर हमसे कुछ प्राप्त करना होता है, श्राद्ध के समय हमसे कुछ चाहिए होता है, तो वो ना हंस के रूप में आते हैं, ना गरुड़ के, ना ही मोर के। वो किसके रूप में आते हैं? कोई के रूप में आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। हम कहते हैं ना कि अगर कोई कहीं किसी जगह पर बैठकर काम करता है तो कहते हैं ना
कि अरे आज कोई मेहमान आएगा, आज कोई आने वाला है। तो यानी कि जब हमारे जो प्रियजन होते हैं उनके आने का मधुर संदेश भी हमें कैसे सुनना पड़ता है, इस कोए की कर्कश आवाज में हमें सुनना पड़ता है, लेना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा की काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। साथ ही साथ एक तो हम क्या कि हमारे आने जो हमारे प्रियजन हैं उनके आने का मधुर संदेश हम इसकी कर्कश आवाज में सुनते हैं, और साथ ही साथ जो इसके काँव काँव है उसको एक हम अवमानना यानी कि बेकार की अरे बड़ी कर्कश आवाज है, इस अर्थ में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे दूसरे पैराग्राफ की व्याख्या हो गई है। ठीक है, पहला प्रश्न हमें बार बार नहीं लिखना, पहले ही पैराग्राफ में लिखना है केवल। और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये हो चुका है। कागभुशुंडी कौन सा पक्षी है, यह विचित्र कैसे है। तो कागभुशुंडी किसे कहते हैं, कोए को कहते हैं। और यह विचित्र कैसे है, क्योंकि यह एक समय में ही समादृत भी है, अनादृत भी है। ठीक है, इसलिए एक विचित्र पक्षी है। तो आज हमने 2 गद्यांशों की व्याख्या की, इसमें से एक गद्यांश मैं आपको खुद करके दूंगी व्याख्या, दूसरे की व्याख्या वीडियो की सहायता से करेंगे। ठीक है, चलिए कल अगले हम 2 गद्यांश करने वाले हैं।